नमस्कार, इन फिटरों के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अधिकतर लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि बुढ़ापे में जब काम करने की इच्छा ना हो, इंसान थक जाए शारीरिक रूप से, तो उसे कुछ निश्चित रकम प्रति माह या एक निश्चित अंतराल पे इतनी मिले जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके और एज से संबंधित, उम्र से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए दवाइयों की व्यवस्था और अच्छे भोजन की व्यवस्था हो सके, उसका बुढ़ापा अच्छा शांति से कट सके और उसको कोई शारीरिक तकलीफ ना हो, उसको आर्थिक तकलीफ ना हो। और इसके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल साधन जो उसको नजर आता है वो है पेंशन। तो अधिकतर लोगों की ये चाहत होती है कि उन्हें बुढ़ापे में पेंशन मिले और इसीलिए युवा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं ताकि उन्हें बुढ़ापे में पेंशन मिल सके। अब ये जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है उसकी सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। ये भी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होकर उसका सिलेक्शन होकर सरकारी नौकरी लगी जाएगी। और आजकल हमने देखा है कि अधिकतर सरकारी संस्थानों में भी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है और कई प्राइवेट कंपनीज जो है वो नई पेंशन सिस्टम की तरफ आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं न्यू पेंशन सिस्टम, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है एनपीएस। एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में नहीं है क्या पेंशन ले सकता है? जी हां, वो भी पेंशन ले सकता है अगर वो प्लानिंग करे, अगर वो प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे आज से ही, तो वो एक निश्चित उम्र के बाद में उसे पेंशन प्राप्त हो सकती है। और ये काम हो सकता है न्यू पेंशन सिस्टम से, एनपीएस से, नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको कहा जाता है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में जो पेंशन को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है वो है पीएफआरडीए, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि वो डेवलपमेंट करने का काम भी कर रही है पेंशन फंड्स को और रेगुलेट करने का भी काम कर रही है। तो इस पेंशन स्कीम को या इस पेंशन स्कीम में कौन आ सकता है? देखिए, इस पेंशन स्कीम में कोई भी इंडियन सिटीजन जा सकता है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, बाहर रहता हो। भारतीय नागरिक इस पेंशन सिस्टम में जा सकता है। तो आप लोगों को भी अधिकार है कि आप इस पेंशन सिस्टम का भाग बने और अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर लें। तो पेंशन सिस्टम जो नया है एनपीएस, इसमें कैटेगरी जो होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। जैसे एक नंबर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अलग हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अलग हो गए, एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में उन्होंने कॉर्पोरेट्स को कवर कर रखा है। जो कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां, जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है, वो अपने एम्प्लॉयज को कवर कर सकती है इस स्कीम के अंदर। और तीसरे नंबर पर जो स्कीम आती है जो सामान्य जनता के लिए, आप और हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो जिनका सरकारी नौकरी में नहीं है या जिनकी नौकरी प्राइवेट कंपनियों में भी नहीं है, स्वयं जो अपना व्यवसाय करते हैं और स्वयं व्यवसाय करके पेट पालते हैं, उन लोगों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए भी एक स्कीम है जो इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें एनरोल किया जा सकता है और उस पेंशन स्कीम का भाग बना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है, वो इस पेंशन स्कीम में अपने आप को एनरोल कर सकता है। शर्त यह है कि इसकी अधिकतम उम्र जो है वो 70 ईयर है। पहले 65 साल थी, हाल ही में भारत सरकार ने इसकी उम्र बढ़ाकर और 70 साल की है। तो 18 से 70 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस पेंशन स्कीम में आ सकता है। इस पूरी स्कीम में जो आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा, जैसे बैंक आपके रुपयों का लेन देन का रिकॉर्ड रखती है, अकाउंट खोलती है, ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखती है, आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कराती है, आपकी सारी जानकारी रखती है आपके रुपयों का, वैसे ही पेंशन स्कीम में जो आपने पैसा लगाया है, रुपया लगाया है, उस सारे डाटा को, सारे रिकॉर्ड को मैनेज करना और आपसे कम्युनिकेट करने का काम करती है सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज उनको कहा जाता है। बहुत सरल और सुगम स्कीम है जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप अध्ययन करें और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें तो आप इस स्कीम को खरीद सकते हैं। तो इस पेंशन स्कीम में के जो भी टेक्निकल पहलू हैं, कैसे इन्वेस्ट करके कैसे कैसे इस पोर्टफोलियो को मैनेज करें, उसके जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, हम हमारे आने वाले वीडियो में जरूर आपके साथ में शेयर करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा तो हम आपको पेंशन के बारे में और अधिक जानकारी विस्तार से देते रहेंगे। तो खैर, हम चर्चा करते हैं हमारे आगे की। तो ये जो पेंशन स्कीम है, इसको कैसे लेना है आपको, सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में यह आ रहा होगा। तो इस पेंशन स्कीम को लेने के लिए पीओपीज जो होते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, इन्होंने बना रखे हैं, तय कर रखे हैं।
ये रजिस्टर्ड पीओपीज होते हैं और इन रजिस्टर्ड पीओपीज में देखिए आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स आती हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आती हैं और प्राइवेट सेक्टर्स के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आते हैं और पोस्ट ऑफिस के कुछ ब्रांचेज जो है पीओएस के लिए पीओपीज के लिए अथॉराइज कर रखी है, जहां पे आप डायरेक्टली जाके संपर्क कर सकते हैं और अपना पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपने नजदीकी किसी भी आप पीओ से खुलवा सकते हैं। और इसको ढूंढने के लिए कि आपके नजदीक में कौन है, तो उसके लिए पीएफआरडीए की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाइए तो आप जैसे आप स्थान डालेंगे तो आपको आपके नजदीकी पीओपीज का पूरी डिटेल आपके पास में आ जाएगी। आप वहां पहुंच जाइए और बाकी जानकारी आप वहां से लेकर अपना पेंशन अकाउंट खोल दीजिए। आप तुरंत अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये आपको अगर पेंशन अकाउंट खोलना है और अगर आप पीओपीज में नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी खोल सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे चले जाइए या फिर आप अपने घर पे ही बैठ के इंटरनेट के थ्रू ईएनपीएस भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली भी आप एनपीएस भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको दो तरीके से ले सकते हैं। आप आपके आधार कार्ड के नंबर पे भी ले सकते हैं और आप आपके पैन कार्ड के आधार पर भी ले सकते हैं। वहां से आपको एक प्रान जनरेट होगा जिसको बोलते हैं PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। याद रखिए कि ये जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है आपका जीवन भर एक ही रहेगा। आपको अगर आप एक से ज्यादा एनपीएस अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, आपका एक ही प्रान रहेगा और सब जगह पे आपका वो प्रान काम करेगा। वो परमानेंट हो जाएगा आपका। जैसे अपना पैन कार्ड परमानेंट होता है, आधार कार्ड हमारा परमानेंट है, वैसे आपका PRAN भी परमानेंट हो गया। आप आपके पेंशन स्कीम को फिर उस PRAN से ऑपरेट करेंगे। तो जस्ट लाइक बैंक अकाउंट आपका PRAN खुल जाएगा। इस पेंशन स्कीम के जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें केवल एक ही आप अकाउंट खोल सकते हैं, आपका एक ही एनपीएस अकाउंट होगा। इसमें पोर्टेबिलिटी है, जैसे आपके मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी होती है। आप एक मोबाइल नंबर को दूसरे किसी कंपनी में चेंज कर सकते हैं बिना आप नंबर चेंज करें। तो वैसे ही बिना प्रान चेंज करें आप एक फंड मैनेजर से दूसरे फंड मैनेजर में भी जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास में पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है। आप जब चाहे जब आपके पेंशन अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। अच्छा, ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही है। आप चाहें तो उसको लें और आप चाहें तो उसको ना लें। वॉलंटरी आप विड्रॉ कर सकते हैं, वॉलंटरी आप इन कर सकते हैं। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से आप इस फंड को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वॉलंटरी है। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी। क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है हम हमारे आने वाले टेक्निकल वीडियोस में आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप आपके व्यक्तिगत फंड्स को मैनेज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है कई प्रकार की आपको। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये जो पेंशन फंड है ये रेगुलेटेड है। इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनाकर, विभिन्न प्रकार के नियम बनाकर, कंट्रोल से, ऑडिट से ये फंड मैनेजर्स को कंट्रोल करके रखता है। और फंड मैनेजर की अपनी खुद की एक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है। उनके बेस्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। तो इसलिए हाईली रेगुलेटेड है, ये टोटली रेगुलेटेड है। तो इसमें आपका पैसा जो डूबने की संभावना होती है वो नगण्य होती है और आपको वापस रिटर्न मिलने की संभावना होती है। ये और बात है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी स्कीम चुनी है। तो कैसे स्कीम को चुनना, कैसे अधिक से अधिक रिटर्न लेना, ये हम हमारे किसी आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। तो आपको जब पेंशन अकाउंट खोल लेंगे आप, तो फिर आपको चुनना है कि आपको कितने समय के बाद पेंशन चाहिए, आप कितने समय तक इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपने हिसाब से आप आपके रिटायरमेंट की एज तय कर सकते हैं। सरकार तय नहीं करेगी। सरकारी नौकरी में तो आप आपके रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स, 58 ईयर्स, जैसा भी सरकार का नियम हो वैसा तय कर देती है। परंतु यहां पर आप आपके रिटायरमेंट की एज तय करेंगे कि मैं कितने समय तक काम करूंगा, कितने समय तक व्यवसाय करूंगा और कितने समय के बाद मैं थक जाऊंगा, मुझे पेंशन चाहिए मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप खुद आपके रिटायरमेंट की एज तय करेंगे। इसमें एक और खूबसूरती है कि आप खुद आपकी पेंशन की रकम को तय करेंगे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे कितना पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा, ये आप तय करेंगे। और आप तय करने के बाद ही आप जो है अपना पेंशन अकाउंट खोलेंगे और उसमें रुपया जमा करेंगे। तो कितनी पेंशन मिलेगी, कितना रुपया जमा करने पर, ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। हम हमारे आने वाले वीडियो में ये सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपके दो अकाउंट खुल सकते हैं इसमें। एक होता है टियर 1 अकाउंट, एक होता है टियर 2 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट कंपलसरी है, जो आपको पेंशन के लिए आपको खोलना ही है, जिसको आप बंद नहीं कर सकते। अगर आपको पेंशन चाहिए तो जब तक आप परमानेंटली विड्रॉ नहीं होते तब तक आप उसको बंद नहीं कर सकते, उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो टियर 1 अकाउंट हो गया, ये आपका पूरा पैसा पेंशन में जमा होता जाएगा। आप जैसा चाहें वैसा जमा कर सकते हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें जो मिनिमम एंट्री अमाउंट है, मतलब मिनिमम कंट्रीब्यूशन है आपका 500 रुपीज पर मंथ से भी आप चालू कर सकते हैं, 500 रुपए पर मंथ से भी चालू कर सकते हैं, यानी साल का 6000 रुपया, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो आप एक छोटी सी रकम के साथ में भी इस पेंशन अकाउंट को आप खोल सकते हैं। टियर 1 अकाउंट खोलने के साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये दी हुई है कि आप टियर 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये एक एडिशनल अकाउंट है, टियर 1 के साथ में एक एडिशनल अकाउंट है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसमें बहुत सारे
सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं जो टायर 1 अकाउंट में होता है। इसमें कोई, अगर आपने टीयर 1 के साथ में टीयर 2 अकाउंट खोला तो इसमें आपको कोई एडिशनल मेंटेनेंस फीस नहीं लगेगी। आप इस टीयर 2 अकाउंट में से सेविंग बैंक के जैसा, करंट अकाउंट के जैसा किसी भी समय आप आपकी आवश्यकता के लिए आप जो है विड्रॉल कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि भाई इतना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों अकाउंट में सेपरेट नॉमिनेशंस भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के 2 बेटे हैं तो एक बेटे को टीयर 1 में नॉमिनेट कर सकता है और एक बेटे को टीयर 2 में नॉमिनेट कर सकता है। मतलब सेपरेट नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फिर जो इन्वेस्टमेंट की चॉइस आपको लेना पड़ती है कि आपको आपका जो पैसा है किस स्कीम में किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो टीयर 1 में आप अलग प्लानिंग ले सकते हैं पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट, और टीयर 2 में आप अलग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। मतलब दोनों में अलग अलग प्लान कर सकते हैं। दोनों अलग अलग होने के साथ में बावजूद भी वो एक प्राण से जुड़े रहते हैं, यानी आपका कंसोलिडेटेड रहता है। इतनी खूबसूरत इस स्कीम को बनाया गया है। तो ये आप आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करेंगे? आप स्वयं मैनेज करेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होगा। उसके लिए अपने को पेंशन फंड में, एनपीएस में 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक एक्टिव स्ट्रेटेजी है और एक ऑटो स्ट्रेटेजी है। आप 2 में से किसी में भी जा सकते हैं। जैसे आपने अकाउंट खोला, आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो चाहे तो आप एक्टिव प्लान चुन लीजिए, चाहे तो आप ऑटो प्लान चुन लीजिए। अगर आपने एक्टिव प्लान नहीं चुना तो वो ऑटोमेटिक ही ऑटो प्लान में चला जाएगा। एक्टिव प्लान में आपके पास में विकल्प होते हैं। एक्टिव प्लान में आप चुनते हैं कि आपका कितना पैसा किस में लगाना है। इसमें अलग अलग सेगमेंट को बांट रखा है पोर्टफोलियो को। जब आप पैसा लगाते हैं तो आप आदेश देते हैं फंड मैनेजर को कि मेरा पैसा कहां लगाना। जब आप प्लान खोलते हैं, जब आप अकाउंट खोलते हैं, जब पॉइंट ऑफ सर्विस में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जाके आप अकाउंट खोलते हैं पेंशन अकाउंट, तब आपको फंड मैनेजर्स की चॉइस देना पड़ती है। वहां पे अलग अलग प्रकार के फंड मैनेजर्स हैं। बहुत सारे फंड मैनेजर्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पीएफआरडीए के पास में रजिस्टर्ड है। जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, एलआईसी है, कोटक महिंद्रा है, यूटीआई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, आदित्य बिरला सन लाइफ है। ऐसे फंड मैनेजर जो है वो आपके फंड को मैनेज करते हैं। आप चुन सकते हैं जिसको आपको अच्छा लगता है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, जो आपकी पसंद हो, जो ब्रांड आपको अच्छी लगती है, आप उसको चुनने के बाद में अगला मैंडेट देते हैं कि मेरे को एक्टिव में जाना है या ऑटो में जाना है। अगर आपने एक्टिव का मैंडेट नहीं दिया, आदेश नहीं दिया, तो वो ऑटो में चला जाएगा। ऑटो क्या है अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं एक्टिव पे। तो एक्टिव में आपके पास में 4 विकल्प होते हैं कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं उसको कैसे कैसे आप अलोकेट करेंगे, कैसे कैसे बांटेंगे। उसमें पहला सेगमेंट है ई का, जिसको बोलते हैं इक्विटी। तो अगर आपने ई का कुछ परसेंटेज चुना है, इक्विटी चुना है, तो आपका पैसा इक्विटी पोर्टफोलियो में जाएगा। दूसरा है कॉर्पोरेट डेट्स, जिसको बोलते हैं सी माफ कीजिएगा, कॉर्पोरेट डेट्स। दूसरा है कॉर्पोरेट डेट्स। तीसरा है जी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और एक है एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो इन चारों के बीच में आप आपके पोर्टफोलियो को डिसाइड कर सकते हो, कम ज्यादा किया जा सकता है। ये तो हो गया एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में फिर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, पीएफआरडीए के नियमों के अंदर रहकर आप आपके इस पोर्टफोलियो को बार बार मैनेज कर सकते हैं। कैसे इस एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में की स्ट्रेटेजी में जाना, कैसे इसको मैनेज करना, ये हमारे आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। एक होता है ऑटो, सेकंड ऑप्शन। अगर आपने कुछ नहीं चुना तो वो ऑटो में चला जाएगा। ऑटो में पीएफआरडीए ने आपकी एज के हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजीज बना रखी है। वो ऑटोमेटिक उस स्ट्रेटेजी को पिकअप कर लेता है, बाय डिफॉल्ट उस स्ट्रेटेजी को पिकअप कर लेता है और परसेंटेज एलोकेशन कर देता है इक्विटी और अदर सेगमेंट्स में। तो ऑटो में फिर 3 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि ऐसा जिनकी एज बहुत ज्यादा है वो कम रिस्क ले सकते हैं, तो उसमें इक्विटी में जो पोर्शन जाता है, आपने जो इन्वेस्ट किया है, वो थोड़ा कम जाता है। दूसरा होता है मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव से थोड़ा इक्विटी में बढ़ा देते हैं, मॉडरेट कर देते हैं कि ठीक है रिस्क भी कम रहे और थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिल जाए। एक होती है एग्रेसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, जो ऑटो में होती है। एग्रेसिव में इक्विटी का पोर्शन बहुत हाई होता है, बाकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का पोर्शन कम होता है, क्योंकि कम एज के जो लोग होते हैं, कम एज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं। ये ऑप्शन चुनने के बाद में आप आपके हिसाब से कितने ड्यूरेशन में आपको पैसा जमा कराना है आप चुन लीजिए। आप चाहे तो अकाउंट से एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए बैंक को, एक पीरियडिकली डेबिट करके आपके इसमें एनपीएस अकाउंट में जमा करने का। समय समय पे उसका ऑब्जर्वेशन करते रहिए, वॉच करते रहिए कि मेरा पोर्टफोलियो क्या है। आपको एनएवी के थ्रू पता चलता रहेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट
में NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। उस नेट एसेट वैल्यू से आपको पता चलेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आज उसकी क्या वैल्यू है और आपको कितना रुपया वापस मिल सकता है। पर्टिकुलर पीरियड के बाद में एक निश्चित अमाउंट लमसम रुपए आपको मिल सकता है और उसके बाद में बाकी पैसे की आपको एन्युटी मिलेगी, जिस एन्युटी के आधार पर आपको मंथली पेंशन दी जाएगी। वो एन्युटी को देने के लिए भी अथॉराइज कंपनी है। कैसे एन्युटी होती है और कैसे उनसे पेंशन मिलती है और कैसे कौन कौन सी कंपनी उस एन्युटी को मेंटेन कर रही है और कैसे मेंटेन कर रही है, इसको हम आने वाले अपने किसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये था NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या ना हो, और बुढ़ापे में एक अच्छे अमाउंट पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकता है। तो आप आज ही PFID की वेबसाइट पर जाइए, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हम समय समय पर आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। इसी प्रकार के वित्तीय और व्यवसायिक क्षेत्र की अच्छी जानकारी और नई अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल इन फ्यूटुरो के साथ में जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिए www.infuturo.in। थैंक यू।